ये फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके सामने हम आज प्रीवियस ईयर इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके डेली हम आपको एक एक सेट लेकर आपको लाएंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो आपको पता है रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज हम जो है आपको पहला सेट जो कराने वाले हैं, ये 2022 ईयर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पिछले साल आए हैं इंग्लिश के सेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाली हर तरह की नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड होने वाला है, नो चार्जेस, नो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। कि भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि दो इंसान हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि उनकी सेम वॉच है, दोनों कह रहे हैं कि दोनों की यही ऐसी ही वॉच थी जैसी उन्होंने देखी गई है। तो दोनों क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है बेसिकली। तो एरर यहाँ पर किस ऑप्शन में आ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर टू मैन वर, तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। टू मैन और वर, यहाँ पर वर्ब का जो है प्लूरल फॉर्म लगा है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी में जो आप देखें, यहाँ पर जो है क्वारलिंग विद वन अनदर नहीं होने के बावजूद यहाँ पर जो होना चाहिए आपका ईच अनदर हो जाना चाहिए। आपका क्वारलिंग विद ईच अनदर यहाँ पर होना चाहिए आपका, ना कि वन अनदर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वारलिंग विद वन अनदर। तो अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। हम यहाँ पर सेकंड जो है यहाँ पर वन अनदर किसी की, कि यहाँ पर ईच अदर होना चाहिए। यहाँ पर ईच अदर यहाँ पर यूज़ होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी वन नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बताना आपको किस पार्ट में, क्वेश्चन किस पार्ट में जो है वो एरर है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है भूटान के बारे में यहाँ पर अगर आप देखें तो एवरी वन नोज, तो यहाँ पर तो सही है आपका दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज नहीं हुआ, अदर कंट्रीज नहीं हुआ, यहाँ पर ऑफ ऑल कंट्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो सभी कंट्रीज में से हो रहा है, कोई एक दो कंट्रीज में आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, या कोई कैटेगरी में आने वाली कुछ बंच ऑफ कंट्रीज होती है। मान लो अगर भूटान को कहा जाता है यहाँ पर एशियन कंट्रीज में कहा जाता है, तो वहाँ पर ऑफ ऑल अदर एशियन कंट्रीज आता है, क्योंकि फिर वो आप स्पेसिफिक एशियन कैटेगरी में जो कंट्रीज आती हैं उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कंपैरिजन जो है वो सारी कंट्रीज जो है वर्ल्ड की उसमें हो रहा है। तो यहाँ अदर जो है वो नहीं आने वाला है, यहाँ पर ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पर आपकी गड़बड़ आएगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कि भाई यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर जो डैश पार्ट है इसमें उसको फिल करना है कि यहाँ पर रेलेवेंट वर्ड यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के। इसका जवाब दीजिए आप। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द हाइयर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। तो यहाँ पर जो डैश पार्ट है ना, यहाँ पर आपको बताना है कि फिल क्या होने वाला है। तो ऑप्शन से आपका बिकेम, बिकम्स, हैज़ बिकम या इज बिकमिंग। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आपसे जो है एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन पूछा है कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर जो है जब आपके डिग्रीज में क्वेश्चन आते हैं, डिग्री एडजेक्टिव में, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, तो उसमें जो वर्ब यूज़ होती है तो वही लगभग यहाँ पर वर्ब जो है वो सेकंड पार्ट में भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही है, द हायर यू क्लाइम, तो सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही है, तो वर्ब भी जो है सिंगुलर आना चाहिए, और प्रेजेंट में बात हो रही है तो इसलिए प्रेजेंट आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है बिकम्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा, द हाइयर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग।
तो यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। नेहा जो है वो सुबह से रो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है आपका। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप कहते हैं नेहा हैज बीन क्राइंग 4 आवर्स, तो वहाँ पर आपका जो होता है पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है कि 4 घंटे से 3 घंटे से रो रही है, तो वहाँ पर आपका 4 का यूज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो वहाँ आपका प्रपोजिशन में सिंस का यूज होता है। सिंस आपका जो होगा यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यहाँ यूज़ होगा। तो नेहा हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको साइनोनियम बताना है, इसका ऑपुलेंट का साइनोनियम बताना है आपको क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑपुलेंट का मतलब होता है अमीर, भाग्यशाली, या फिर आप ऐसे ही कुछ कह लीजिए इससे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रिच जो है सिंपल सिंपल इसका जो है सिनोनियम बन जाता है, जो कि इसका सिनोनियम है। फेक जो होता है इसे कहते हैं, जो कि नकली होता है। ग्लूमी का मतलब जो चीज़ धुंधली दिखाई दे, जहाँ पर आपको आशा की किरण जो है धुंधली दिखना, इसका मतलब आशा की किरण धुंधली दिखती है जहाँ पर जब आप होता है ना कि आप वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो ग्लूमी सिचुएशन हो जाती है। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, जो केवल अपने बारे में सोचता हो। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्लूमी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहाँ पर इसका भी आपको साइनोनियम ही बताना है। साइनोनियम बताइए इसका क्या होने वाला है, ध्यान रखिएगा, इसका साइनोनियम बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको साइनोनियम बताना है मोरोस का। तो मोरोस का साइनोनियम क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ग्लूमी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका मोरोस का जो साइनोनियम होता है वो हो गया ग्लूमी। ग्लूमी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो निराशावादी जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें आशा की कमी दिखती हो, तो उस तरह से जो है मोरोस का मतलब हो जाता है निराशावादी, आशा की कमी दिखना। तो उसका ग्लूमी भी उसका ही सेम मतलब होता है। फ्लैटर का मतलब होता है भाई जो चीज़ बिल्कुल ही मतलब फ्लैट हो, फ्लैट होने वाली चीज़, बिल्कुल ही चपटी चीज़ होती है फ्लैटर, तो उसे कहते हैं। फ्रेंडली मतलब मित्रता, व्यवहार रखना। सेवी का मतलब भी जो होता है वो एक तरह से फ्रेंडली ही कह सकते हैं आप सेवी को भी, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको, तो इस क्वेश्चन में आपको इर्क का एंटोनियम बताना क्या होगा। तो इसका एंटोनियम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीज़ जो हो जाएगा इसका एंटोनियम हो जाएगा। प्लीज़ का मतलब जब आप कहते हैं किसी चीज़ को माफ़ करना, माफ़ी देना। इर्क का मतलब होता है गुनाह करना। प्लीज़ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर माफ़ी करना। तो यहाँ पर जो है इर्क का मतलब होता है कि आपने किसी तरह का गुनाह कर दिया हो ना, जिस तरह से गुनाह कहते हैं, तो वो इसका मतलब हो जाता है। तो इसका अपोजिट यहाँ पर है, प्लीज करना नहीं, माफ़ कर देना। अट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, या आकर्षित करना। डिस्करेज का मतलब होता है किसी को अपमानित करना या फिर किसी का मनोबल गिराना। इरिटेट का मतलब होता है किसी को बार बार जब इरिटेट करते हैं ना, बार बार परेशान करते हैं, तो उसे इरिटेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका ग्रोटेस्क्यू, इसका भी एंटोनियम आपको बताना है। ग्रोटेस्क्यू का एंटोनियम बताइए आप। तो ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है बेसिकली जब कोई चीज़ ऊबड़ खाबड़ या असमतल, अनइवन, अनइवन, या फिर आप कह सकते हैं जैसे ऊबड़ खाबड़ होता है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, या फिर क्या जैसे सिचुएशन लाइफ में अनइवन होना, ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो ग्रोटेस्क्यू वहाँ पर कहते हैं। उसका जो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा वो जाएगा प्लेन। प्लेन यानी फ्लैट, फ्लैट कंडीशन कहते हैं फ्लैट। लाइफ इज, जब लाइफ वेंट इन अ वेरी कंसिस्टेंट वे, यानी बिल्कुल कहते हैं ना फ्लैट जो ग्राफ जा रहा है आपकी लाइफ का, एक प्लेन ग्राफ चल रहा है। या फिर किसी भी मैथमेटिक्स टर्म में यानी देखो प्लेन ग्राफ यानी बिल्कुल जिसमें इवनली सब कुछ चल रहा हो, अनइवन ना हो कुछ भी। तो यहाँ पर प्लेन इसका एंटोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेन। नेक्स्ट में आपको बताना है कि इडियम्स बताने हैं आपको। इडियम्स का यहाँ पर बताना है। इडियम्स दिया आपको कि टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो इसका परफेक्ट इडियम का मीनिंग क्या होने वाला है चार ऑप्शंस में से। तो जैसे यहाँ पर जब भी आपके जैसे वुल्फ वगैरह से बात आती है तो आपको याद होगा कि टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जैसे यहाँ पर है। तो वुल्फ से सबसे पहले जो मतलब निकलता है इडियम्स में, वो होता है भूख का। भूख का मतलब यहाँ निकलता है कि भाई किस तरह से जो है भेड़िया जब किस तरह से भूखा होता है तो अपने शिकार की तरफ जो भेड़िया जैसे झपटा मारता है, जैसे हम कहावत कहते हैं ना भेड़िए की तरह झपटना किसी चीज़ पर। तो यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे टू कीप द वुल्फ
फ्रॉम द डोर, तो यहाँ पर भी मतलब हो जाएगा इसका कि भाई भूख को जो है दूर रखना है, अपने आप से भूखमरी को दूर रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड स्टारवेशन। अवॉइड स्टारवेशन का सही जो है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बताना है कि होल इन अ बोट, इसका क्या होने वाला है यहाँ पर अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग। यहाँ पर जो है द के बाद बिगिनिंग आने वाला है, तो ये जो है इसमें ऐड नहीं किया हुआ था, यहाँ पर प्रिंटिंग मिसप्रिंट हो गया। तो प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, कि किसी नए प्रोजेक्ट के बीच में अड़चन आना, कोई नया काम कर रहे हैं तो उसी में पहली समस्या आ जाना, जैसे तो उस तरह का होल इन अ बोट का मतलब ये बन जाता है कि भाई समस्या जो है शुरू में ही आ गई, मतलब कोई काम शुरू करने के पहले ही विघ्न पड़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपको जो है या ब्रैकेट में जो पार्ट दिया है सेंटेंस का, उसको जो है आपको इम्प्रूव करना है। नो इम्प्रूवमेंट वाला आपने देखा हो, कंडीशंस आती हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और एक नो इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, तो वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, तो यहाँ पर शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर आई डिड, तो वो कह रही है कि भैया ना तो उसे कॉफ़ी पीना पसंद है और ना ही मुझे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर नॉर आई डिड को आपको चेंज करना है। तो अगर एडवर्ब और इनवर्स रूल ऑफ एडवर्ब पर आओ, हमारी वीडियो भी है इसके ऊपर, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिलेगी। इनवर्स ऑफ एडवर्ब का बहुत ही अच्छी तरह समझाएगा, इन्वर्जन फॉर्मूला एडवर्ब का क्या होता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब जब एडवर्ब जो है यहाँ पर नाइदर नॉर की कंडीशंस में जो होता है हमेशा इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब लगता है, जहाँ पर पहले एडवर्ब आता है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर जो है आपका सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर जो है नॉर आई डिड की जगह नॉट डिड आई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सेंस हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब नॉर प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। ये जो आपको डिटेल में दिया गया, इसको आप पूरा समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, इन्वर्जन फॉर्मूला जो एडवर्ब का, उसके ऊपर पूरा आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका यहाँ पर आपको फिर वही सेम क्वेश्चन है ब्रैकेटेड पार्ट का। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल इज वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट, तो यहाँ पर बताना ताजमहल इज वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट इन आगरा। तो इसमें जो है वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट को चेंज करना है, तो इसका क्या पर आंसर आपको बनता है अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ताजमहल अ मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग, इसका सही जवाब बन जाएगा वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट नहीं होने वाला, अ मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग। क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ पर जो है वर्थ यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो वर्थ से प्रीपोजिशन से पहले जो है उस सब्जेक्ट जो होता है, आर्टिकल जो है प्रीपोजिशन से आता है पहले, और जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है वो भी सब्जेक्ट माफ़ कीजिएगा वो भी आपका प्रीपोजिशन से पहले ही आता है। तो अ मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग होगा, मोन्यूमेंट जो है वर्थ से पहले लगेगा ना कि वर्थ के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। यहाँ पर बताना है कि इसका जो है वन वर्ड में आपको इसको आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। इसमें कह रहा है कि जैसे आप कह द थिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई चीज़ जो कि एक बार हो जाए वो दोबारा सही नहीं हो सकती, एक तरह से यहाँ पर ये कहने वाला। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, तो आपको पता होगा इसका मतलब यहाँ पर जो कहते हैं कि आप इसको कहते हैं आप इनकरीगेबल। इनकरीबल जो है इसका मतलब हो जाता है कोई चीज़ जो दोबारा सही ना हो पाए, उसे कहते हैं इनकरीगेबल। जो इन जो होता है जहाँ पर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पार्ट में ही उसको दर्शा रहा होता है। तो इन तो आप देखें हर जगह यहाँ पर नहीं लगा है, दो जगह लगा है, इनकरीजेबल और इन एलिजिबल। इन एलिजिबल मतलब भाई किसी चीज़ के योग्य ना होना, तो इन एलिजिबल हो जाता है। इमोलेशन यानी मतलब आप ज़्यादा जो होता है जैसे स्टारवेशन की कंडीशन ज़्यादा है तो वहाँ पर इमोलेशन का मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया सेम क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर डूइंग रॉन्ग डूइंग ऑफ थिंग्स, इसका बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो इसमें कह रहा है कि एक अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा जो है गलत चीज़ों के लिए हमेशा उसी को दोषी ठहराया जाए, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पर ये आपको बताना है, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जाकर स्केपगोट उसे कहा जाता है कि भाई बलि का बकरा बन गया भाई हर चीज़ें। स्केपगोट कि भाई हर बार जो है जो भी गलती होगी दोषी यही ठहराया जाएगा। स्केपगोट जो है उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी स्केपगोट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, स्पेलिंग में जो इनकरेक्ट है वो बताना है आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन जाते हैं कंसीव, कंसीव पे जब आप जाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखते हैं CONCIVE कंसीव जो है यहाँ पर इसका जो है सही यहाँ पर स्पेलिंग हो जाती है आपकी। कंसीव में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका परफेक्ट है, CEI ही लगता है आपको। नेक्स्ट आता है आपका लीस्चर, लीस्चर में भी जो है आपको CIE लगता है। यहाँ पर लीस्चर में भी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन नीस में अगर आप देखें तो नीस में आप देखते हैं कि भाई नीस जो होता है NEI नहीं NIE होता है, CE। तो ये इसकी स्पेलिंग होती है करेक्ट। बाकी रीन की स्पेलिंग भी सही है। तो नीस जो है यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। नीस भतीजे भतीजी को कहते हैं, नीस नेफ्यू जो होता है भतीजा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नीस इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपका इसमें भी आपको इनकरेक्टली बताना है क्या होने वाला है। तो इसमें तो आप बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिक्शनरी जो होता है वो डिक्शनरी की स्पेलिंग आपको पता हो। यहाँ पर DICTYNARY डिक्शनरी की स्पेलिंग ये होती है। यहाँ पर एन की जगह एन के बाद ओ लगा है जो कि गलत हो गया है यहाँ पर। इररेलेवेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इररेलेवेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ सेंस बात की गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बनते। टेंजिबल का मतलब होता है जो कि लिटिल बिट ट्रिकी सिचुएशन को कहते हैं टेंजिबल। पेरिशेबल मतलब किसी चीज़ अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना। तो यहाँ पर डिक्शनरी की स्पेलिंग यहाँ गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर हम जो है आपके लिए इसमें आपको पैरा जंबल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सही ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं, आपको उसको सही ऑर्डर में लगाना है। सेंटेंस को समझ के आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जज कीजिए। आपको टाइम देता हूँ मैं आपको अच्छा खासा, और आप इसको बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। तो देखो गाइस, इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जो ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाएं। आप जो ऑप्शन एलिमिनेशन पकड़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा काम। देखिए स्टार्टिंग जो हो रही है ऑप्शन की, यहाँ पर जो है पी से स्टार्ट हो रहा है, ये और ये ऑप्शन। और यहाँ पर देखें तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टार्ट जो होगा वो पी और क्यू से ही होगा। तो आपको पहले इन दो में देखना है। आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लें चाहे एक बार, या फिर आप जो है ऑप्शन से देखें। तो मैं ऑप्शन से पहले देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पी में कह रहा है इट हैड बीन 18 years सिंस वी हैव सीन ईच अदर। क्यू में कह रहा है यहाँ पर वन डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेडली स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। फिर आप कहा था ऑप्शन आर में दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक उशर वो हैड बीन माई चाइल्डहुड पाल। एट नाइट फॉल आई केम इन साइट ऑफ हाउस ऑफ उशर। तो ये कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर वो है जो अपनी एक स्टोरी के रूप में जो है बात कर रहा है कि अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर पी में आपको कह रहा है कि इट हैड बीन 18 years सिंस वी हैव सीन। तो वीक किसकी बात हो रही है ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए यानी ये जो है इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ होगा। वीक किसकी बात हो रही है, हो सकता है वो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली रॉड्रिक उशर जो उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड रहा हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पी तो इससे स्टार्ट हो नहीं सकता। फिर क्यू में आते हैं वन डार्क डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेडली स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। तो वही वो इसी तरह से आप देखें ना, जब कोई भी नरेशन स्टार्ट होती है तो वंस अपॉन अ टाइम या फिर अ, एक दिन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो वन डार्क डे, तो उसने शुरू किया कि भाई एक एक बहुत ही डल डार्क डे था, ऑटम समर का समय था, वो शाम ढली हुई थी, कोहरा कोहरा था यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें अपने हॉर्स बैक में वो राइड कर रहा था। तो क्यू से यहाँ पर स्टार्ट जाएगा, ये चीज़ तो होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए। फिर यहाँ पर अब जब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में QSRP QRSP। तो क्यू के बाद अगला सेंटेंस क्या आएगा वो डिसाइड करने वाला है आपका।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप आर और एस को देख के चले आए। दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक ऊशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पार्क। एट नाइटफॉल आई केम इन साइट ऑफ हाउस ऑफ ऊशर। तो भाई अगर आप देखें तो पहले तो भाई आप नहीं बता पाएंगे ना कि भाई ये मेरे दोस्त बचपन के दोस्त रॉड्रिक ऊशर का हाउस है। अगर आप ऑप्शन नंबर एस पे देखें, यहाँ पर एस वाले पार्ट में, तो कह रहा है कि भाई वो पहले तो वो क्यू पार्ट में कहा क्या कि भाई वो पहले ऑटम में शाम के समय शाम ढल रही थी, वो अपनी घोड़ी पे सवारी करते हुए चल रहा था। तो उसके बाद वो जो है कहीं पर रुका होगा, उसने पहले मकान देखा होगा अपने दोस्त उशर का। आई केम इन साइट ऑफ हाउस ऑफ उशर, मतलब कहना चाह रहा है कि मैं अपने दोस्त के उशर के मकान से गुजरा। तो जब उसके मकान से गुजरा होगा तभी तो उसमें जाके उससे मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर एस जो है वो पहले आ जाएगा, आर से पहले जो है एस आने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देखें तो क्यू एस आर पी, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप खुद सॉल्व करके बताइए कैसे होने वाला है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, अगर आप सेंटेंस को पूरा पढ़ें, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ प्रैक्टिस डेली इन वार्सो अलोन। अ कॉमन German practice in Poland cities was to round up random civilians on the street of Polish cities। ठीक है। For example, on 19 September 1942, close to 3,000 men and women were transported to train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous 2 days. The term Lapanka carried a sardonic connotation from the word's earlier use for the children game known in English as tag। तो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप जाएँ तो यहाँ या तो सेंटेंस जो है आपका एस से स्टार्ट हो रहा है, या आपका सेंटेंस जो है वो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो एस या क्यू से आपका स्टार्ट होता है। अगर एस क्यू में देखते हैं तो क्यू में कह रहा है कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पोलिश स्ट्रीट। एक किसी तरह की प्रैक्टिस चल रही है, किसी गेम की यहाँ पर बात हो रही है जो कि बच्चों में बड़ा फेमस है। तो वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस चल रही थी रैंडम स्ट्रीट्स ऑफ पोलैंड की रैंडम स्ट्रीट्स में इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। लेकिन ऑप्शन एस में आप देखें, द टर्म लपांका कैरिड अ सार्डोनिक कॉनोटेशन फॉर द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर द चिल्ड्रन गेम नोन इन इंग्लिश एज टैग। तो भाई यहाँ पर किस गेम की बात हो रही है, बच्चों की कौन से गेम की बात हो रही है, तो यहाँ से जो है सेंटेंस की अभी पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पा रही है। तो एस तो जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आने वाला है। इससे पहले क्या हुआ, ये कौन से गेम की बात हो रही है, तो वो चीज़, तो एक चीज़ तो यहाँ पर पता चल गई, एस से स्टार्ट नहीं होगा तो क्यू से यहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो जो कि यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो आपका एलिमिनेट यही हो गए। अब क्यू के बाद यहाँ पर क्या एस आएगा या क्यू के बाद पी आएगा, ये डिसाइड करेगा क्यू एस पी आर होगा या क्यू पी आर एस। तो क्यू के बाद हमें देखना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि भाई एस पी पे अगर आप जाएँ तो क्यू के बाद यहाँ पर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट बिटवीन 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ प्रैक्टिस डेली इन वार्सो अलोन। तो भाई पहले प्रैक्टिस की बात की गई थी, किस चीज़ की प्रैक्टिस की गई, जर्मन प्रैक्टिस है, कोई वॉर से रिलेटेड हो सकता है प्रैक्टिस यहाँ पर, या कोई डेडली गेम की बात हो। फिर ऑप्शन पी में कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट, तो भाई डेली 400 लोग जो थे इस प्रैक्टिस का हिस्सा होते थे वार्सो में। वार्सो पोलैंड की कैपिटल है, तो वार्सो में इसका हिस्सा होता। तो पहले तो प्रैक्टिस की बात करेंगे, उसके बाद जो है वो बताएंगे कि भाई कितने लोग इस पर इकट्ठा होते थे। उसकी बाद तो यहाँ एस में जो है, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा सेंटेंस को दूसरी तरफ लेके चला गया। यहाँ पर एक गेम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपको पहले बताना होगा कि लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो क्यू में बताया गया कि पोलैंड की स्ट्रीट में लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर पी में कहा गया है कि कितने लोग प्रैक्टिस करते थे। तो क्यू के बाद आपका पी बनना चाहिए के हिसाब से। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्यू पी एस आपका जो सही आंसर हो जाएगा। तो क्यू के बाद क्योंकि पी आएगा तो क्यू पी आर एस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको बताना है। यहाँ एन एलिफेंट में बी हेल्ड बाय एन आंट, इसका पैसिव बना, ये पैसिव है या एक्टिव है ये आपको नहीं बताया जाएगा। आपको इसको चेंज करना है इसकी वॉइस में। क्वेश्चन इस तरह से आपको यहाँ आएगा,
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कह रहा है कि एन एलिफेंट में बी हेल्ड बाय एन आंट। तो इससे तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये जो है पैसिव में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद जो है बी का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ बी का यूज़ होता है आप देखते हैं भाई आपके मॉडल वर्ब के बाद भी अगर बी का यूज़ हो जाए तो यानी वो दर्शाता है कि वो पैसिव वॉइस में, तो उसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे ये आपस में ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में देखिए था एन आंट कैन इवन हेल्प एन एलिफेंट, ऑप्शन ए में एन आंट कैन इवन हेल्प, लेकिन यहाँ पर कैन का यूज़ तो हो ही नहीं रहा है, तो ए ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं एन आंट में इवन हेल्प एन हेल्प अ एलिफेंट, हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में जाते हैं इवन एन आंट में हेल्प एन एलिफेंट, ये भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं इवन एन आंट ऑट टू हेल्प एन एलिफेंट। यहाँ ऑट टू का यहाँ पर मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं बताई जा रही है। अगर आप ऑप्शन में भी देखें तो मे बी का यूज़ हुआ है, मे बी में पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ कट जाता है। अब बचे बी और सी में। तो अगर आप बी में देखिए तो एन आंट में इवन हेल्प अ एलिफेंट, तो एन आंट में इवन हेल्प एन एलिफेंट होना था, आ नहीं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर एन जो है स्टार्टिंग में एलिफेंट के लगा है, तो यहाँ भी एन ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत होगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि एन इवन एन आंट में हेल्प एन एलिफेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच क्रिएट करनी है। प्लीज़ डोंट क्राई ही सेड, इसका आपको जो है स्पीच बदलनी है आपको। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप देखते हैं, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो, तो फिर आपके सारे टेंस जो है आपके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के सारे सेंटेंसेस के टेंस जो है वो बदल जाते हैं। तो ये जो है पास्ट में है, ये चीज़ तो हमें दिख गई है। अब यहाँ पर आता है कि ही बेग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ही सेड टू प्लीज हिम एंड नॉट क्राई, ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई। अगर आप ऑप्शन ए पे देखें तो यहाँ पर जो है ही बेग दैट आई शुड नॉट क्राई, तो यहाँ पर शुड का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की नहीं जा रही है, तो ये तो नहीं होगा। ही थर्ड ऑप्शन देखिए तो ही सेड टू प्लीज हिम एंड नॉट क्राई, ही सेड टू प्लीज हिम, यहाँ पर टू के बाद जो है ये क्योंकि स्पेशल वर्ड होता है, प्लीज़ या रिक्वेस्ट हो गया या फॉरबिड हो गया, तो इनसे पहले टू नहीं लगता, इनके बाद टू जरूर लग सकता है, तो यहाँ पर ये भी लॉजिक के हिसाब से गलत हो गया। अब जो है लास्ट में देखें तो ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई, ही टोल्ड मी नॉट टू, टोल्ड का यहाँ पर यूज़ होगा, तो जो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर उससे वो एक तरह से ही की मांग रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर बेग्ड या रिक्वेस्ट आपका सही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर बैग आपको दे रखा है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का सेट नंबर 1। अगले सेट के लिए आप अगली वीडियो का तक का वेट कीजिए, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो है वीडियो पे जुड़े रहिए ताकि आपको कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड होता रहे। थैंक यू वेरी मच।